नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मुर्गी पालकों को बिछावन के प्रबंधन पर जानकारी। फसलों में दवाओं का छिड़काव करते समय रखी सावधानियां। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म में जो फर्श पर बिछावन की जाती है उसे हम लिंटर कहते हैं। बिछावन में लकड़ी का पाउडर, मूंगफली का छिलका या धान का छिलका का उपयोग करते हैं, लेकिन मुर्गी पालक भाई लिंटर के प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण पोल्ट्री फार्म में संक्रमण फैलने से मुर्गियों के मरने का खतरा बना रहता है। तो आप कैसे करें अपने फार्म में लिंटर का प्रबंधन, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल। आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन में जो उनका लीटर है, जो उनका जो बिछाली है, उसका उचित प्रबंधन। क्योंकि लीटर के प्रबंधन के द्वारा आप अपने मुर्गियों के बाड़े में कई प्रकार की बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। जो मुर्गियों को बाड़े में पाला जाता है, तो जो फर्श पर, बाड़े के फर्श पर जो मटेरियल बिछाया जाता है, जो बुरादा बिछाया जाता है, उसको लीटर कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लकड़ी का बुरादा, चावल की भूसी और मूंगफली के जो बारीक छिलके रहते हैं उनकी भूसी, या फिर गन्ने के बारीक छिलके जो कि शुगर मिल से प्राप्त होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करना उचित रहता है, क्योंकि उसमें पानी को सोखने की क्षमता अच्छी रहती है। आदर्श जो लीटर मटेरियल हैं, उनकी कुछ गुण होते हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप लीटर मटेरियल का चुनाव करें तो उसमें सर्वप्रथम एक तो उनमें पानी सूखने की अच्छी क्षमता हो, दूसरा वो विषाक्तता ना हो, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे और मुर्गियां उस लीटर मटेरियल को खा लेते हैं, तो उनमें विषाक्तता ना हो। तीसरी बात, उनमें कोई ऐसी दुर्गंध ना आए। चौथी बात, उसमें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और उसकी कीमत कम हो। जैसे कि लकड़ी के बुरादे की कीमत 2 से 3 रुपये प्रति किलो है, जो कि एक बहुत ही उचित दाम है, जिस पर कि आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं और जरूरत पड़े जब बुरादे को बदल भी सकते हैं। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप कैसे करें लीटर प्रबंधन, आइए जानते हैं। इसमें कुछ जो बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जो बुरादा है, लीटर है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई, तो सर्दियों के समय उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। करीब 5 इंच तक इसकी ऊंचाई हम रखते हैं, क्योंकि लकड़ी का बुरादा ऊर्जा का कुचालक है, जिससे कि कारण जो शरीर की गर्मी है वो मेंटेन रहती है, और जो फर्श की जो सर्दी है वो उससे मुर्गियों का बचाव होता है। कि जैसे हम नए जो चूजे लेके आते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो बुरादे को चोंच से खाते हैं। तो जब कभी चूजा बिल्कुल हम डालते हैं, नया 1 दिन का चूजा, तो पहले बुरादे बिछाकर उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं, जिससे कि वो चूजा जो है सीधे बुरादे को नहीं खा पाते हैं। और उस न्यूज़पेपर के ऊपर हम थोड़ी मात्रा में दाना छिड़क देते हैं, तो आराम से जो चूजे रहते हैं वो दाने को खाते रहते हैं। जब 5-6 दिन का समय हो जाता है तो उसके बाद चूजों को दाने की समझ आ जाती है, और उसके बाद हम उस न्यूज़पेपर को हटा देते हैं। जब कभी बुरादा कहीं पर गीला हो जाए, पानी के बर्तन से अगर पानी फैल जाता है, या कभी मुर्गियों में किसी बीमारी से दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, तो ऐसी स्थिति में बुरादा गीला हो जाता है। उस गीले बुरादे को तुरंत आप या तो बदल दें या उसमें और बुरादा डाल दें, जिससे कि उस गीले बुरादे के विपरीत प्रभाव ना हो। क्योंकि जब कभी बुरादा ज़्यादा गीला रहेगा तो वहाँ पर अमोनिया का उत्पादन
ज़्यादा होगा, जिससे कि मुर्गियों में उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। और दूसरा, गीला बुरादा होने से वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी हो सकती है, जो कि मुर्गियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। इसके अलावा जब कभी आपके फार्म में कभी बीमारी आती है तो मुर्गियों को दस्त वगैरह लगते हैं, कोक्सीडिया या कई अन्य बीमारियां आती हैं, तो ऐसी स्थिति में बुरादे को बदल देना चाहिए। बुरादे में कुछ और प्रबंधन है, जैसे कि बरसात के समय जब नमी ज़्यादा रहती है तब भी बुरादा गीला रहता है, तो उसको आपको बार बार पलटते रहना चाहिए। पलटने का फ़ायदा ये होता है कि जो ऊपर का बुरादा है वो तो हवा के द्वारा सूख जाता है, लेकिन जो नीचे की परत है वो गीली बनी रहती है और उसमें जीवाणुओं की वृद्धि होती रहती है। अगर आप उसको पलट देंगे तो पलटने से जो नीचे की परत है वो ऊपर आ जाएगी और वो आराम से सूख जाएगी और उसमें जो जीवाणुओं की वृद्धि है वो भी रुक जाएगी। मुर्गियों में बुरादा जनित भी कई बीमारियां रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपको कई बार दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बुरादे में 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, चूने का सुपर फॉस्फेट 1 किलोग्राम प्रति 100 स्क्वायर फीट जगह के हिसाब से आप छिड़क दें और उसको अच्छे से मिला दें। ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम से उसमें जो कीटाणु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और आपकी मुर्गियों में जो कीटाणु का दुष्प्रभाव है उसको हम रोक सकते हैं। एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, कई बार किसान भाई उसी पुराने बुरादे का इस्तेमाल 2 या 3 लॉट में करते हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। लॉट को बेचने के बाद उस पूरे बुरादे को आप अलग कर दें, उसको नष्ट कर दें, या फिर खेती के लिए वो बुरादा बहुत अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा नए बैच के लिए, नए बच्चों के लिए नया बुरादे का इस्तेमाल करें। उसको बुरादे को 2-3 दिन ऐसे खुला छोड़ दें जिससे कि वो थोड़ा सूख जाए, उसमें जो कीटाणु वगैरह हैं, जो फंगस वगैरह है वो सब नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप फिर नए चूजों के साथ में अपना नया बैच प्रारंभ करें। तो जो मुर्गियों में विभिन्न प्रकार की लीटर से जनित जो बीमारियां हैं उनको आप आसानी से रोक सकते हैं और आप अपने फार्म का, अपनी मुर्गियों का उत्पादन क्षमता भी उच्च बनाए रख सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के किसान भाइयों ने विभिन्न फसलें लगा रखी है, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन फसलों पर कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप हो रहा है और इनकी रोकथाम के लिए किसान भाई रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं। इसके लिए छिड़काव के समय कुछ सावधानियां रखनी होंगी। तो रासायनिक दवाओं की छिड़काव करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। जो स्प्रे जो अपन करते हैं उसको भी अपन जो है थोड़ा ध्यान में देखें। एक और बात है कि अपन जो यंत्र काम में ले रहे हैं, स्प्रे का जो यंत्र काम में ले रहे हैं, उस यंत्र में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, कैसे क्या हो। जब भी आपको दवाओं का प्रयोग करना हो तो आपको उन्हीं दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिसकी संस्तुति भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशी रसायन बोर्ड ने की है। बाजार में 4 प्रकार के कीटनाशी उपलब्ध हैं, जिनके डब्बे पर बने तिकोने में लाल, पीला, नीला या हरा रंग होता है। जिस डब्बे पर लाल तिकोना बना होता है वो कीटनाशी अधिक जहरीला होता है और इसका प्रयोग सब्जियों पर किसी दशा में नहीं करना चाहिए। जिस डब्बे पर पीला तिकोना बना होता है वो लाल वाले से थोड़ा कम जहरीला होता है। इसके अतिरिक्त नीले और हरे तिकोने वाले रसायन सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन सुरक्षित का मतलब ये नहीं कि इन दवाओं के छिड़काव में आप सावधानी नहीं रखेंगे। छिड़काव में असावधानी से ये दवाएं भी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए इन दवाओं के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जानते हैं। काश्तकार जो ही अपने कृषक जो है वो स्प्रे मशीन के लिए तैयार रहता है। जब उसमें दवाई डालता है तो एक तो उसमें सिफारिश अनुसार जो है वो कीटनाशक की मात्रा डाले और उसमें जो है
स्टिकर जरूर मिलाएं। ये स्टिकर जो है वो एक अपने पानी की जो बूंद का सरफेस टेंशन जो है उसको तोड़ देता है, जिससे क्या है कि पानी पूरी पत्ती को कवर कर लेता है। अपन को ये भी ध्यान में रखा है कि अगर स्टिकर नहीं हो तो कम से कम एक शैम्पू का पाउच जो है ना एक टंकी में ज़रूर डालें। साथ ही साथ पानी की प्रॉपर मात्रा रखें। इसके अलावा उसको अपन को ये देखना है कि भाई कहीं से कोई पानी लीक तो नहीं हो रहा है, पानी लीकेज नहीं हो, न तो नोजल में होना चाहिए, नहीं कोई पाइप लीकेज हो, और बिल्कुल अपना यंत्र बिल्कुल सही काम करे। अपन जब इसको लेकर के चलते हैं तो अपना भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपन सर को ढककर रखें, मुंह और नाक को ढककर रखें, अपने हाथों में जो है वो ग्लोव्स रखें, और जहाँ तक हो तो एप्रॉन पहन लें, जिससे क्या है कि कीटनाशक की कोई भी बूंद अपने शरीर के ऊपर नहीं गिरे। साथ ही साथ स्प्रे करने के लिए अपन को जो है ना समय भी तय करना है। समय जब हवा नहीं चले उस टाइम में करना, विशेष तौर से या तो सवेरे कर दें या फिर शाम को जो है वो हवा बंद हो जाए इसके बाद में करें। साथ ही हवा की रुख को भी ध्यान में रखना है अपन को। हवा जिधर की चल रही है उसी तरफ अपन को जो है ना स्प्रे को करते हुए निकलना है। साथ ही साथ अपन ये भी माने कि स्प्रे प्रॉपर जो फसल अपन ने जो चुनाव किया है उसी फसल पे हो, दो साइड में जो दूसरी फसल जो लगी हुई है उसके ऊपर उसका स्प्रे नहीं हो, ये अपन को प्रॉपर ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपन ये भी देखें कि स्प्रे जो हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं से छूट तो नहीं रहा है। दूसरी अपन को ये भी ध्यान रखना है कि अपन जो है ना स्प्रे मशीन को या अपने जो नोजल जो पकड़ रखा है उसको बार बार मूव नहीं करें। कई बार देखने में यह काश्तकार जो है वो इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड में यूं प्रॉपरली जो है ना वो दो तीन बार स्प्रे हो जाता है उससे। इससे क्या है कि अपने दवाई की खपत तो होती है, साथ ही साथ मेहनत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए प्रॉपर सीधा चलना है, फ्लैट नोजल से स्प्रे करना चाहिए अपन को। किसान भाइयों, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनका रसायनों के प्रयोग के समय ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। कभी भी रसायनों को सिर पर या पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए। कीटनाशियों या अन्य रसायन को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। रसायनों का घोल बनाते समय डब्बे पर दिए गए निर्देशों को ठीक ढंग से पढ़कर ही घोल तैयार करें। किसी भी सब्जी की फसल पर रसायनों का छिड़काव करने के बाद 4 से 5 दिनों तक तोड़ाई न करें। स्प्रे करने से पहले अपन को ये भी जांच लेना चाहिए कि प्रॉपर जिसका स्प्रे हो रहा है, जिस दवाई का स्प्रे हो रहा है, तो अपन जिन कीड़ों पे या जिन बीमारियों के लिए स्प्रे कर रहे हैं उसका ETL लेवल अपन को ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक हानि स्तर उसको भी अपन ध्यान में रखें। अगर अपने कीड़े या फिर फंगस या कोई बीमारी उस लेवल पे नहीं है तो फिर स्प्रे को अपन को अवॉइड करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। चौलाई जिसे किसान लाल साग भी कहते हैं, इस वक्त किसान इसकी खेती कर सकते हैं। बस जरूरत है इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई और प्रबंधन करने की, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सके, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव। देखिए, खेत की तैयारी की जो बात है उसमें इसको बहुत भुरभुरी अच्छी मिट्टी चाहिए होती है। pH मान जो है वो 7.5 से नीचे होगा, 6 से ऊपर तो अच्छा रहेगा। इसमें 250 से 300 कुंटल जो है सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में फैला करके और उसको कल्टीवेटर चला के अच्छी से जुताई करके पाटा चला के मिट्टी भुरभुरा कर लेते हैं। फिर अपने मिट्टी अगर जिस हिसाब से उनकी समतल है, ऊंची नीची है, उसके हिसाब से क्यारियां बना लेते हैं। यदि चौलाई को आलू वाली क्यारी में या मटर की क्यारी में लगाना है तो विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि जमीन कम उपजाऊ हो, उस अवस्था में क्यारी की अंतिम बार तैयारी करते समय यूरिया 40 किलोग्राम, DAP 80 किलोग्राम और पोटाश
60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करें। साथ ही यूरिया की आधी मात्रा तथा अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा को बुआई के समय प्रयोग करें। और इसकी उन्नत किस्में हैं पूसा किरण और पूसा लाल चौलाई करके है, CO1, CO2, CO3 कोयम्बटूर की वैरायटीज हैं। तो इस टाइप से किसान भाई अपने सुविधा के हिसाब से चयन कर सकते हैं। लोकल भी जो जर्मप्लाज्म है यहाँ उपलब्ध है इस इलाके में, वो भी अच्छा करता है, तो उनमें से कोई भी एक का वो चयन कर सकते हैं। और इसको तो अभी फरवरी मार्च में भी लगता है और फिर जून जुलाई में भी इसको लगाते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से मार्च से लेकर के सितंबर तक वो फेवरेबल रहता है। लगभग इसका जो सीड होता है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से डिफर करता है। 1.5 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक बीज 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए पर्याप्त होता है। अमूमन इसको लोग छींट के बोते हैं, लेकिन उसमें बीज की बर्बादी भी होती है। तरीका उसका यह है कि आप 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना लें और उस लाइन में जो है बीज में थोड़ा बालू मिला करके बोएंगे, जिससे बीज के बीच की दूरी 5-7 सेंटीमीटर अगर बन जाएगी तो पौधा जो है स्वस्थ और अच्छा होता है। तो सामान्य प्रक्रिया है और नमी जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए जिसमें सिंचाई करते हैं, तो उसका पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पौधा का जमना पूरी फसल की अच्छाई के लिए बहुत मायने रखता है। तो हल्की सिंचाई अगर ज़रूरत समझेंगे जर्मिनेशन के पहले तो हल्की सिंचाई भी कर देना जरूरी होगा। रोपाई के 30 से 35 दिनों बाद हाथों से खरपतवार निकाल देने चाहिए। फिर दूसरी निराई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। जब फसल 30 से 35 सेंटीमीटर की हो जाए तो खरपतवारों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी फसल में लगता हो आप उसमें दवाई डाल देंगे, जो जहर होता है जिनमें पीला रंग का सिंबल बना होता है, उसको 2 से 2.5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके जो उपलब्ध हो अभी बाजार, चूंकि पत्ता इसका पूरा सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो सामान्य होती हैं बहुत जहर 24 घंटे में जिनका छींटने के बाद असर खत्म हो जाता है उनका चयन करना चाहिए। तो ऐसा करने में शुरुआती तौर पर लोग राख भी छींट देते हैं तो वो खाने वाले कीड़े थोड़ा कम हो जाते हैं, वो भी तरीका अपनाया जा सकता है। 15 दिन 20 दिन जैसा जमीन की अपनी स्थिति उस हिसाब से जो है वो सिंचाई करते रहना चाहिए। और 2-2.5 महीने का हो जाता है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, पूरा पौधा उखाड़ के बेचते हैं, वो तरीका उचित नहीं है, क्योंकि एक बार में ही फसल खत्म हो जाती है। तो अच्छा होता है कि अगर उसको काट करके बेचेंगे तो 2 से 3 काट करके साग बेच सकते हैं, फिर बाद में अगर बीज बनाना है उसको छोड़ देंगे तो फिर वो उसमें बड़ा होगा, उसमें फूल डेवलप करेगा और फिर सीड बन जाता है। तो सामान्यतः जो है इससे जो साग के तौर पर ज़्यादा ही लोग करते हैं, तो साग के तौर पर करते हैं तो उनको 200-250 कुंटल 150 से वो किस्मों के हिसाब से हो जाता है, वो अच्छी पैदावार उनको मिल सकती है। तो चूँकि साग मुलायम रहता है उस हिसाब से करते हैं। नॉर्मली जो है वो 6 सेंटीमीटर 6 इंच से नीचे पौधे हों, 8 सेंटीमीटर, मतलब 1 फीट से वैरायटी वाइज थोड़ा वेरिएशन होगा, लेकिन जैसे हाथ से आप तोड़ेंगे खट से टूट जाता है, सॉफ्ट है वो स्टेज सही होती है, उसकी कटाई करनी चाहिए। और जड़ से छोड़िए 2 इंच करीब छोड़ दीजिए, जहाँ से पत्तियां फूटती हैं उसके ऊपर ही काट लेना उचित रहेगा, तब वो फिर शाखाएं छोड़ता है, उसके शाखा के लिए भी तो जगह नीचे चाहिए होती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरही, जिला छतरपुर के कृषक अवनीश लोधी ने। यह पशुओं के नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अवनीश लोधी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम बात करेंगे नवजात बछड़े बछड़ियों की देखभाल। किसान भाइयों, ये जो विषय है बहुत ही प्रमुख विषय है कि हमारे किसान भाइयों को या पशुपालक भाइयों को पशुशाला में जो हमारे नवजात बछड़े बछड़ी हैं उनका रखरखाव विशेष रूप से करना पड़ता है। जो हमारा पशु है, बछड़ा बछड़ी है, तो उसका मुंह में जो झिल्ली लगी है उसको साफ़ करें, उसके इस पर नाक में जो उसकी झिल्ली लगी है उनको भी साफ़ करें, और अगर उसको उसका
पशु चाटता है तो उसको चाटने दें, उससे उसका ब्लड का संचार उसमें होता है और जो बछड़ा बछड़ी है बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है और दूध पीना शुरू कर देता है। तो किसान भाई इसका ये ध्यान रखें कि जो हमारा बछड़ा बछड़ी है उसका सबसे पहले तो जो गर्भनाल है उसको करीब 5 सेंटीमीटर छोड़ के उसको शार्प ब्लेड या चाकू से काट दें और उसके बाद में उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएं। मुख्य रूप से किसान भाइयों जैसे हमारे बछड़ा बछड़ी है उसको जन्म के 2 घंटे के अंदर खीस या चीका उसको मिलना चाहिए। इसके साथ ही उसके जो शारीरिक भार है उसका 10% खीस उसको मिलना चाहिए। तो ये बातें शुरू में ध्यान रखें किसान भाई कि जो हमारा बछड़ा बछड़ी है उसको उचित मात्रा में खीस पिलाएं। जो खीस है वो एक एंटीबायोटिक होने के साथ साथ उसको अतिरिक्त ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है जो पशु से करीब 3 से 4 दिन तक बछड़े बछड़ी को प्राप्त होता है और ये ही उसकी पूरी उसकी जन्म काल में उसको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। इसके साथ ही किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि जो पशु के बछड़े बछड़ी को अपन दूध पिलाते हैं तो उसकी 1-2 धार जमीन पे गिरा दें, उसके बाद ही उसके नवजात बछड़े को खीस पिलाएं। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनका उचित आहार प्रबंधन करते हुए आवास व्यवस्था कैसी रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके साथ ही दूसरा ये किसान भाई ध्यान रखें कि जो आपका बछड़ा बछड़ी है उसको करीब 15 दिन बाद उसको प्री स्टार्टर राशन जैसे भीगा हुआ दलिया है थोड़ा उसको खिलाना शुरू करें कि उससे ही उसका जो रूमन है वो डेवलप हो और वो दूध के अलावा भी कुछ खाना शुरू करें। इसके साथ साथ कुछ हरा चारे की पत्तियां हैं वो भी किसान भाई उनको खिला सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर हम बछड़े बछड़े के आवास की बात करें तो उसका आवास साफ़ सुथरा एवं स्वच्छ होना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि जो पशु की बिछावन है उसके रूप में पुआल वगैरह का प्रयोग करें जिससे वहाँ पशु को निमोनिया वगैरह नहीं होगा क्योंकि सूखा उसका आवास रहेगा। दूसरा ये ध्यान रखें कि जितना भी पानी है गोबर है वहाँ पेशाब उसको समय समय पे साफ़ करते रहें, उससे भी आप सुखाते रहें तो पशुशाला में आपके नमी नहीं रहेगी और जो बछड़ा बछड़ी है वो आपको बीमार नहीं होगा। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को परजीवियों की समस्या से बचाते हुए रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों ये भी ध्यान रखें कि उसके जन्म के करीब 7 दिन के अंदर उसको कृमिनाशक दवाओं पिलानी चाहिए क्योंकि जो दूध पीता बछड़ा है उसमें इन कृमि की संख्या एकदम तेज़ी से बढ़ती है और वो हमारे बछड़े बछड़ी को कमज़ोर करते हैं। तो इसलिए 1 सप्ताह का होते होते उनको ज़रूर कृमिनाशक दवा पिलाएं। इसके साथ ही जो हमारे बछड़ा बछड़ी है उसमें डीवर्मिंग के साथ साथ अगर वो 6 महीने से ऊपर का हो जाए तो उसमें जैसे FMD है, BQ है, इसी प्रकार आपका जो HS है इनका टीका भी किसान भाई लगवाएं। उससे हमारा जो पशुओं के बछड़े बछड़े की जो मरने की दर है वो कम रहेगी और पशुपालन व्यवसाय हमारे किसान भाइयों के लिए लाभ का धंधा साबित होगा। इस प्रकार किसान भाइयों अगर आप मेरे द्वारा बताई गई बातों का आप अपने बछड़े बछड़ियों के पालन में ध्यान रखेंगे तो आपके बछड़े बछड़ी आगे जाके अच्छी गाय बनेंगे, दुधारू गाय, जैसे कि आज लाखों की संख्या रुपए में गाय आती है तो आपके लिए एक फायदे का धंधा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।